नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे साइबर ऑफेंस के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलते वक्त के साथ साइबर हमारी ज़िंदगी में हर बारीकी में शामिल हो चुका है और इससे रिलेटेड ऑफेंसेस का भी हम शिकार हो जाते हैं जाने अनजाने। लेकिन इससे कैसे डील किया जाए, इस विषय पर कानूनी मशवरा आज हमारी विषय विशेषज्ञ आपको देंगी। आज हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट भोपाल लीगल एड से डिफेंस काउंसिल श्रीमती ज्योति प्रिया मिश्रा पुरोहित। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। मेरे सभी दोस्तों को मैं नमस्कार करती हूँ और आज के चर्चा के विषय में मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत लाभ होगा। हम भी ऐसी आशा करते हैं। इसी के साथ हम हमारे सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। भोपाल का लैंडलाइन कोड है 0755 और नंबर है 2660049। इस नंबर पर हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी है, आप वो भी नोट करिए, 1800-233-0040। चर्चा शुरू करते हैं और ज्योति जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम को आप किस तरह परिभाषित करेंगी आम भाषा में? सर, मैडम, मैं आम भाषा में कहूँ, एकदम सरल भाषा में, तो साइबर क्राइम अगर आपके फ़ोन से लेकर आपकी ईमेल आईडी से लेकर आपके घर में चलने वाला टीवी से भी, आजकल क्योंकि टीवी में भी कैमरे लगे होते हैं जी। तो, और आपका जितना एटीएम कार्ड है उसके साथ भी फ्रॉड हो जाते हैं। ये सब कुछ साइबर अपराध की श्रेणी में आता है और इससे रिलेटेड जो अपराध होते हैं उसके लिए विशेष एक प्रोसीजर बनाया गया है जी। उसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ। जी। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया था और हमारा विषय भी है जो शामिल करता है डिजिटल फॉरेंसिक टर्म को। इस विषय पर हम काफ़ी बारीकी से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानें कि डिजिटल फॉरेंसिक जो प्रक्रिया है साइबर ऑफेंस की तलाश में, उसे आप किस तरह बताएंगी? डिजिटल ऑफेंस की जो प्रक्रिया है मैम, वो ऐसा चलता है कि पहले थाने में जाके, जैसे नॉर्मल हम अपराध में कंप्लेन करते हैं वैसे कंप्लेन करनी पड़ती है। फिर उसकी एक जांच होती है, विस्तृत जांच होती है जो कि टेक्निकल जांच होती है। उसके लिए भी एक्सपर्ट की टीम होती है, तो उसके लिए भी आपको जैसे परमिशन लेनी पड़ती है। आपकी ईमेल आईडी या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग जो आपके साइट्स होते हैं उसके साथ आपको कोई ऐसा आपका डेटा थेफ्ट हो गया या आपकी ईमेल आईडी या आपके सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो आपका डेटा पड़ा हुआ है उसके साथ कोई मिसयूज हुआ है, तो उसके लिए भी आपको जाके कंप्लेन करना पड़ता है। कंप्लेन के लिए स्पेशल थाना होता है मैडम, और वहाँ पे आपको आईटी थाना होता है, साइबर थाना होता है। वहाँ पे जाके आप कंप्लेन करिए, वो आपका कंप्लेन लिखते हैं। उसके बाद वो कंपनी को ईमेल करते हैं और कंपनी को ईमेल करने के बाद जैसे कंपनी अपना पूरा डेटाबेस चेक करती है कि अगर वो पर्टिकुलर आईडी किसी और आईपी एड्रेस से एक्सेस की गई है या फिर हर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसका खुद का एक एड्रेस होता है जी, उसको मैक एड्रेस कहते हैं आम भाषा में। मतलब जैसे टेक्निकल वर्ड अगर मैं बताऊं, उसको मैक एड्रेस कहते हैं। जैसे हर घर का एक पता होता है वैसे हर मशीन का भी एक पता है जी, और उस पते को हम कहते हैं मैक एड्रेस। और वो मैक एड्रेस कंपनी ट्रैक करती है और फिर उसके बाद देखती है कि क्या इस पर्टिकुलर डिवाइस से ये पर्टिकुलर आईडी खोली गई है कि नहीं, इस आईडी का मिसयूज हुआ है कि नहीं, और आईडी खोल के फिर क्या क्या किया गया जी। वो उसकी एक पूरी विस्तृत जांच रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट को देने के बाद, मतलब बनाने के बाद उस इंडिविजुअल को फिर वो बताते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, हम थाने को भेजेंगे, आपके हाथ में नहीं देंगे क्योंकि वो मैनिपुलेट हो सकती है। बिल्कुल। तो वो थाने को भेजते हैं, थाना फिर न्यायालय में भेजता है। इसका स्पेशल कोर्ट होती है, उसको आईटी न्यायालय बोलते हैं जी। तो आईटी कोर्ट में जाता है वो केस, और उसके बाद फिर उसकी पूरा जैसे विस्तृत केस चलता है वैसे उसकी प्रक्रिया चलती है मैम। जी। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स जो है ये एक तरह से एक ऐसी तरकीब है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए साइबर ऑफेंसेस के बारे में बारीकी से जाना जा सकता है और जिस किसी ने भी वो कारित किया है उस तक पहुंचा जा सकता है। जितना ज़्यादा आसान ऑफेंसेस करना हो गया है, यकीन मानिए उतना ही आसान जिन्होंने गलती की है या जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है उन तक पहुंचना हो गया है। इसके लिए हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी हर तरह से प्रयासरत है और कार्यक्रम में आप हमारे साथ ये जानेंगे
कि मध्य प्रदेश में भी किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट्स हुए हैं जिससे कि इस विषय पर बहुत से लोग अपना करियर बना सकते हैं, और इस विषय पर अलग अलग लेवल पर किस तरह से रिसर्च चल रही है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, कितना डिलिजेंट और कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है जब आप इस डिजिटल वर्ल्ड में एक एक्टिव सिटीज़न की भूमिका निभाते हैं। तो अगर हम आसानी से जानें तो फ़ोन्स के ज़रिए बहुत से स्कैम्स होते हैं। बिल्कुल, आपने एक टेलीफोन कॉल अटेंड किया और आपके साथ हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स या आपके और भी पर्सनल क्रेडेंशियल्स सामने वाले तक पहुंच जाएं। तो ऐसी किसी परिस्थिति में आप क्या सुझाना चाहेंगी, एक वकील होने के नाते क्या सजेस्ट करेंगी, किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए एज सून एज उसे पता चले कि ये तो किसी स्कैम का वो हिस्सा बन गया है? जी मैम, मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई फिनेंशियल फ्रॉड हो गया है जी, या आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, लिंक को क्लिक करते ही आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, या आपको कोई फ़ोन आया, आपने कोई OTP बताया और आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर ऐसे मेल्स आ रहे हैं जो आपने कभी सब्सक्राइब ही नहीं किए, आपने उस कंपनी को कभी मैसेज किया ही नहीं कि आप मुझे मेल भेजो, है ना। हाँ। और या तो फिर ऐसे मार्केटिंग कॉल्स आ रहे हैं, मार्केटिंग कॉल्स, ये भी बहुत बड़ा स्कैम है मैम। वो आपका डेटा जो है वो यूज़ करते हैं और आपको दिन रात फ़ोन करते हैं। बहुत से लोगों को पता होता है कि मैडम आज आपकी बर्थ एनिवर्सरी है, आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आपके लिए ये ऑफर है, ये सारा डेटा कहाँ से उन तक पहुँचता है? जी बिल्कुल। तो मैम ऐसे स्थिति में अगर आपका कोई भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है जी, तो मैं मेरे दोस्तों को कहना चाहूँगी कि जिस परिस्थिति में आपका फ़ोन, लैपटॉप या कोई भी डिवाइस जिसके साथ वो अपराध आपके साथ हुआ है, कारित हुआ है, और आपको पता चलता है कि ये मेरे फ़ोन के साथ हुआ है या लैपटॉप के साथ हुआ है जी, या कोई और डिवाइस है, जैसे घड़ी में भी आजकल आप देखेंगी तो घड़ी में भी, हाँ, स्मार्ट वॉचेस में भी आजकल लोगों को पेमेंट करने की फैसिलिटी है जी। तो मैम ऐसे परिस्थिति में जिस स्टेट में आपका डिवाइस है या मशीन है या आपका मोबाइल है, अगर वो चालू है तो उसको चालू हालत में ही लेके आप थाने जाएं जी, और अगर वो बंद है तो बंद हालत में ही लेके जाएं। क्योंकि मैडम ऐसा है कि अगर आप उसको चालू हालत में है और बंद कर देती हैं तो उसके इंटरनल जो सेटिंग होती हैं तो वो मैम हैश वैल्यू फिक्स करते हैं। जैसे जिस स्टेट में आपके साथ ऑफेंस हुआ तो जैसे ही आप वहाँ लेके जाते हैं तो पुलिस वाले या उसके जो टीम होती है, एक्सपर्ट्स की टीम, वो उसी स्टेट में उसको फिक्स कर देते हैं। आप तुरंत उस मोबाइल को या डिवाइस को तुरंत फ्लाइट मोड में ले जाइए और सारे जितने भी नेटवर्क्स के माध्यम हैं, इंटरनेट या ब्लूटूथ या वाईफाई या किसी भी तरह के आपके नेटवर्क स्थापित हैं उसमें, या सिम कार्ड आप कुछ में लगा के रखते हैं डिवाइसेस में, तो वो सब निकाल के डिटैच कर दीजिए। किसी भी तरह का मैसेज ना आना चाहिए ना जाना चाहिए, और किसी को मैसेज मत करिए, डिवाइस के साथ छेड़छाड़ मत करिए। उसी परिस्थिति में आपको लेके तुरंत थाने पहुंचना है, इमीडिएट पहुंचना है, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे उनको जमा करते हैं तो वो पूरा डिवाइस को सीज करते हैं हर तरह से, तो नेटवर्क भी सीज करते हैं, डिवाइस का स्टेट भी सीज करते हैं जी, और उसके अंदर का सारा डेटा उसी परिस्थिति में लाके फ्रीज कर लेते हैं। तभी उनको पता चल पाता है कि ये जो डेटा लीक हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रॉड हुआ है जी। उसके बाद से कोई और एक्टिविटी उस पर्टिकुलर डिवाइस में ना हो, बिल्कुल मैं आपसे जान करके भी नहीं और अनजाने में भी नहीं, अनजाने में ना हो इसलिए आप पूरी तरह से उस डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दें, ये बेहतर होगा। ये एक तरह से शायद वो जब चेक करेंगे तो ये लास्ट उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन ही होगा या लास्ट एक्टिविटी होगी जो लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही हूँ। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम भोपाल के नज़रिए से जानना चाहें तो भोपाल में जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, वैसे तो हम पूरे देश और दुनिया भर के व्यूअर्स को एड्रेस करते हैं, लेकिन विशेषकर इसलिए क्योंकि हम भोपाल से बात कर रहे हैं, तो भोपाल में साइबर सेल एक अलग से थाना होता होगा? जी बिल्कुल अलग से थाना है इसका। कहाँ पर और है? ये भदभदा में स्थित है साइबर थाना, और इसकी आप ऑनलाइन उनको फ़ोन करके भी अप्रोच कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है। वो आपको बुलाएंगे थाने कि आप थाने आ जाइए और उसके बाद आपका कंप्लेंट लिखेंगे बाकायदा, और वो बहुत ही प्रोफेशनल्स होते हैं और बहुत अच्छे से आपका काम करते हैं। आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी जिससे हमको ऐसा लगता है कि वहाँ जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। हम लोग तो काम करते हैं उन लोगों के साथ, तो बहुत ही अच्छा काम रहता है उनका। जी, आपका तो इतना अच्छा अनुभव रहा है, प्लीज़ हमें ये बताएं कि
थाने के बाद ये मैटर किस तरह से एस्केलेट होता है, ये इसके बाद इसकी एक स्पेसिफिक कोर्ट भी होती है या ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में स्पेसिफिक कोर्ट होती है, ये स्पेशल कोर्ट कहलाती है, विशेष न्यायालय होता है इसका, उसको आईटी कोर्ट बोला जाता है। और कई बार एक कोर्ट को, जैसे छोटी जगह होती हैं तो वहाँ एक कोर्ट को मल्टीपल चार्जेस दिए जाते हैं, चार्जेस जैसे उनके ऊपर अलग अलग काम का भार होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ज़िले में मेरे दोस्त कोई स्पेशल आईटी कोर्ट ना हो, लेकिन अगर आप पता करेंगी तो विशेष जो न्यायाधीश होते हैं उनके पास कई बार आईटी कोर्ट की पावर्स होती हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके अपना मामला रजिस्टर करवा सकते हैं और वहाँ पे आपके जो शिकायत है, केस है, वो चलेगा और आप अपनी शिकायत वहाँ जाके अपना पूरा प्रॉब्लम बता सकते हैं। जी। ये बहुत अहम है कि आप इसमें देरी ना करें, आपको टाइमली वहाँ पे पहुँचना होगा, क्योंकि इसमें भी सर्टेन टाइम पीरियड रहता होगा। अगर आपके साथ अगर आपके साथ अगर बैंकिंग फ्रॉड हुआ है तो 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। जो करंट 48 आवर्स हैं, 2 दिन का समय है। अगर आपके पास बैंक में जैसे पैसे कट गए हैं, आप किसी और अकाउंट में डाल रहे थे, किसी और अकाउंट में चले गए, तो आप तुरंत बैंकों में जाइए, अपना जो भी आपका निजी बैंक है उसमें जाइए, वहाँ पे एक लिखित में शिकायत दीजिए कि मेरे अकाउंट से ये पैसे कट गए हैं और आप इस पे कुछ करिए। तो वो उस बैंक में भले ही खाते में पैसा चला गया है पर वो उसको फ्रीज़ कर देते हैं, तुरंत बैंक टू बैंक बात कर लेते हैं वो लोग और उस चीज़ को फ्रीज़ करवा देते हैं और फिर वो पूरी जांच करके आपके पैसे जो हैं रिवर्ट करवा देते हैं। जी। ऐसा भी कई बार होता है कि हमने किसी को पेमेंट किया और वो पैसा हमारे खाते से डिडक्ट हुआ, उसके लिए वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी भी जनरेट हो जाती है, हमको पता भी चल जाता है, लेकिन हम जिसको पे कर रहे हैं, जो रिसीविंग एंड पर है, उसके अकाउंट में वो पैसा नहीं पहुंचता और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो विद इन सर्टेन टाइम पीरियड ये आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। लेकिन हम अपनी पासबुक्स चेक करते हैं, हमारे पास वापस वो पैसा आता नहीं है और ना ही रिसीविंग एंड पर जो व्यक्ति है उस तक पहुँचता है। तो ये पैसा कहाँ जाता है और ये प्रोसेस जो होता है, अगर हम इसके बारे में जानना चाहें, इसकी लायबिलिटी किसकी होती है? मैडम, कई बार क्या होता है कि इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमने जिसका आईडी डाली वो एक्चुअली आईडी, जैसे आप यूपीआई करेंगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है मोस्टली, लेकिन अगर आप इंटरनेट ट्रांसफ़र किया आपने और आपने गलत नाम लिख दिया, सिर्फ मैं कह रही हूँ गलत नाम, हाँ, नाम की स्पेलिंग आपने जैसे शर्मा का शर्म लिख दिया या लास्ट का ए आप भूल गए या बीच का ए भूल गए, तो उसमें क्या होता है मैडम कि अकाउंट में पैसा रहेगा पर वो बैंक उस पर्टिकुलर अमाउंट को फ्रीज कर देती है, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन अकाउंट में रहेगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है इसलिए मुझे पता है। और उसमें मैंने कुछ स्पेलिंग में गलती कर दी थी और मेरे अकाउंट में पूरे पैसे थे। मैंने बैंक में जाके रिपोर्ट किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, अकाउंट से पैसा कट गया, उनके अकाउंट में भी नहीं पहुंचा। तो बैंक वालों ने बोला कि आपने स्पेलिंग गलत डाली थी इसलिए हमने वो पैसा फ्रीज कर दिया। कि शायद ये आपके अकाउंट से कोई ऐसा इंसान ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है जो ऑथराइज नहीं है। तो यूपीआई में आप देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जनरली वो खुद ही पूरा चेक करके आपको तुरंत मैसेज कर देते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कहते हैं चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं या अगर आप स्लिप भर के पेमेंट कर रहे हैं, जैसे बैंक में स्लिप्स मिलती हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत पॉसिबल होती है। आप तुरंत जाके किसी भी परिस्थिति में बैंक को बताइए और बैंक वाले उसको तुरंत क्रॉस चेक करके और फिर आपको पैसा रिवर्ट कर देते हैं। जी। इसी के साथ हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि यूपीआई में 99% ऐसा होता है कि ऐसी कोई गलती नहीं होती। लेकिन अगर ऐसी कोई गलती हो भी जाती है तो इस बात की जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे कि सबसे आसान तरीका है इस बात की बारीकी से इस बात को याद करने का। आप सभी के पास एटीएम्स होते होंगे, एटीएम्स के साथ एक बुकलेट आती है, उस बुकलेट में बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रोविजंस मेंशन्ड रहते हैं। अगर आप उसे गो थ्रू करेंगे, बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे, तो आप उसमें ये जानेंगे कि जिस किसी के पास भी ऐसा कोई पैसा अटका रहता है उसकी एक लाइबिलिटी होती है और पर डे के हिसाब से उस पर फाइन इम्पोज किया जाता है और उसको हासिल करने के हकदार हैं आप ज़रूर इसके बारे में बारीकी से जानिए कि ये पैसा अगर 2 दिन से ज़्यादा कहीं से लौटा है तो ये बाकी के 3 दिन कहाँ था, आप उनसे क्लेम कर सकते हैं। और इसकी जानकारी आपको जो एटीएम जारी हुआ होगा आपकी अपनी बैंक के थ्रू, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मैंडेट्स में ये अवेलेबल होता है, पर डे के अकॉर्डिंग आप ये चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है अपने साथ जब हम किसी चीज़ की कंप्लेंट करने जाते हैं इस तरह से?
साइबर अपराध में मैम आप अपना आधार कार्ड ले जाइए, और क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आप जेन्युइन इंसान हैं, वो वेरीफाई तो करते ही हैं ऑफ कोर्स। जी जी। आपका ऑनलाइन डेटा चेक करते हैं, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है मैम। आपका आधार कार्ड से लेके आपकी पूरी आइडेंटिटी जो है गवर्नमेंट के पास ऑनलाइन एक पेन ड्राइव पे है। यस। तो हमारी ज़िंदगी एक पेन ड्राइव में सिमट के रह गई है जब देखा जाए तो। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल, आप आधार कार्ड ले जाइए, और उसके अलावा मैम कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस नॉर्मल एक कंप्लेंट लगती है, और मतलब वो आपका ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हैं सारी चीज़ें, और कोई विशेष ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। बस जो डिवाइस जो है आपका, वो डिवाइस जिसके भी साथ आपका फ्रॉड हुआ है, कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड अगर बिल है आपके पास जी। तो वो बिल लेके जाएं, क्योंकि ये भी जेन्युइन होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर डिवाइस जिसकी आप शिकायत करने गए हैं, जिसके साथ हुआ है, वो आप ही का है, किसी और का नहीं है। जी जी जी। इसी के साथ हम आपसे कुछ एग्जांपल्स जानना चाहेंगे कि आजकल बहुत से मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जी जी। मैं जा रही थी भोपाल के ही रास्तों पे, मैंने एक ऑटो पे, एक गाड़ी पे ऐसे लिखा देखा कि विदिन 2 आवर्स जो है लोन जो है वो आपको दे दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक नहीं होंगे। तो ये जो लोन देने वाले लोग हैं, या ये जो ऑनलाइन जो है आजकल लोग क्रेडिट कर देते हैं कि आप इतना अमाउंट रख लीजिए, या क्रेडिट कार्ड्स आजकल बहुत पॉपुलर हो गए। मैं बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में तो इसलिए नहीं कहती क्योंकि उनका एक सेटअप होता है और दे आर ऑथराइज्ड फॉर दैट, और उनके पास अपने अप्रूवल्स होते हैं। लेकिन ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, उनके पास सर्टेन अप्रूवल्स नहीं है, और ये लोगों को ब्लफ करते हैं, तो ये किस तरह से कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या होने के चांसेस हैं जो लोग लोन ले लेते हैं छोटे छोटे लोगों से? जी जी मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी आप लोन किसी भी संस्था से लें तो ये ज़रूर चेक करें कि वो संस्था आरबीआई अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन सभी के पास है, हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन होता है। तो उसमें गूगल पे जाएं आप, और जाके किसी भी साइट पे सर्च इंजन पे जाएं आप, और उसके बाद सर्च करें क्या ये आरबीआई अप्रूव्ड है, रिजर्व बैंक ने इस ऐप को अप्रूव कर रखा है कि नहीं लोन देने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि जितने भी ऐप्स हैं, जी, जी। अब हमें कोई भी ऐप ऑनलाइन मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। जी, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे कि आप तो खर्च करो, और फिर वो मांगने के लिए आपके गेट पे आके खड़े हो जाएंगे उनके एजेंट्स। जी। तो ऐसे किसी भी प्रलोभन में आप ना आए। कभी भी लोन लेना है तो किसी बैंक के माध्यम से ही लोन लीजिए, या फिर आप ये तो कम से कम पता कर लीजिए कि वो आरबीआई अप्रूव्ड संस्था है भी कि नहीं है। जी। ऐसा ना हो कि आप पैसे उनसे लेते जा रहे हैं और वो आपको कल को 4 गुना 10 गुना दाम पे बढ़ा के आपसे इंटरेस्ट जो ब्याज है वो वसूलने लगे, क्योंकि ऐसे जो भी माध्यम होते हैं लोन देने के मेरे दोस्तों, वो आपसे बढ़ा चढ़ा के कई बार ब्याज ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी बिल्कुल, और वो कई बार लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता है, और उनको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। जी, क्योंकि पैसा तो आप ले चुके हैं, और वो पैसा आपको लौटाना भी है, वो आपकी देनदारी है, लेकिन क्या वो सही तरीके से आपको दिया गया है, और वो पैसा आपको जिस तरह से लौटाना चाहिए उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, जो कि अगर जैसा कि मैडम ने बताया कि अगर वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड नहीं है तो फिर वो तरीका गलत है। तो आप इस बात का इनिशियली ही ध्यान रखें कि आप किसको अप्रोच कर रहे हैं या आप किससे पैसा ले रहे हैं। इसी के साथ हम आजकल गेम्स बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। जी बिल्कुल, ऑनलाइन गेम्स का तो आजकल बच्चों के साथ साथ मुझे लगता है ये ऐसे फैला है मैडम, एडिक्शन हो गया, एडिक्शन है लोगों को। कॉफ़ी चाय के बाद आप ये इसका मान लीजिए कि गेम्स का, ऑनलाइन गेम्स का लोगों को बड़ा एडिक्शन है, क्रेज़ है, जैसे कहते हैं चस्का। लोगों को एक बार वो गेम में, और वो गेम्स बनाए जाते हैं मेरे दोस्तों, इस तरीके से उनको बनाया जाता है कि आपको उनकी लत लग जाए, और यही उनका पैसा कमाने का ज़रिया है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, अगर वो फ्री है तो समझ लीजिए कि वो आपका टाइम है जो वो खा रहे हैं, वो आपकी व्यूअरशिप है जो वो खा रहे हैं, और आपको धीरे धीरे एडिक्ट करते हैं अपने गेम्स से, फिर आपसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। और मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं जिनको मैं भी जानती हूँ, धीरे धीरे उनको आदत इस चीज़ की लगी कि गेम्स खेल रहे थे, गेम्स में फिर उनको आगे और बढ़ने के लिए छोटे छोटे गेम्स में पैसे मांगने लगे वो लोग जीतने के लिए। लोगों को ये लगता है कि छोटा सा गेम खेलेंगे या 200 रुपये या 500 रुपये शायद वो जीत जाएं, और ये करते करते उन्हें लाखों का नुकसान हो जाता है।
और ऐसे में कई बार बच्चे और बड़े, उनको लगता है ये लाखों रुपए अब हम कैसे चुकाएंगे। जी। तो ऐसे किसी भी प्रलोभन में आप ना पड़े। और दोस्तों, ऐसे सस्ता जो तरीका है और ये जो आसान माध्यम है पैसे कमाने का, जी। ये कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। जी। तो ऐसे किसी भी प्रलोभन में आप ना पड़े और मेहनत करें, पढ़ाई करें और मेहनत से आगे बढ़े मेरे दोस्तों। जी। जैसे कि आपने हमें लोन्स के लिए बताया, ठीक जी, जी। वही फॉर्मूला गेम्स और ऐप्स के लिए भी जी लागू जी होता है। बिल्कुल। आप उसी स्टेट में आपके साथ कोई अगर ऐसा फ्रॉड हुआ है कि आपके अकाउंट में, क्योंकि जो गेम्स हैं मेरे दोस्तों, मैं वो भी बताना चाहूँगी कि गेम्स वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप उन गेम्स में कभी भी, जैसे आपको वो प्रलोभन देते हैं कि वो आपको लाखों रुपए का इनाम देंगे, वो डिज़ाइन ही इस तरीके से किए जाते हैं कि आप कभी पैसे जीत नहीं पाओगे। और पैसे नहीं जीत पाओगे तो बदले में उन्हें पैसे देने पड़ते हैं हमें, जी। क्योंकि वो पूरा एक जैसे कहते हैं गैम्बल है, वो एक लूप है जिसमें आप है। बाहर नहीं निकल पाएंगे। निकल नहीं पाते हैं लोग। और जब वो निकल नहीं पाते हैं तो पैसा का अमाउंट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। फिर वो गलत माध्यम अपनाते हैं उस पैसे को निकालने के। तो कभी भी इन माध्यमों में, और ये जो सस्ते और क्या कहते हैं आसान माध्यम है पैसे के, जिसमें प्रलोभन दिया जाता है कि आपको ये 200-500 का, ये कुल मिला के सिर्फ आपका भविष्य चौपट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी 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 जी। इसी के साथ में क्या होता है कई बार कि ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, जी जी, ये आपसे फीस लेते हैं, फिर उसके बाद में ये आपका टाइम किल करते हैं, और फिर उसके बाद में जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है उसमें ना तो आपको पैसा वापस मिलता है, बल्कि आपकी आईडीज़ भी ऑनलाइन रजिस्टर हो जाती है, जिनका ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिसयूज़ होता है। आप ये जान भी नहीं पाएंगे कि आपका डेटा कहाँ है। और ऐसा भी होता है मैम कि डेटा जो, मान लीजिए कि ये सोची समझी गलतियाँ जो लोग करते हैं, जी जी, फिर एक लिमिट के बाद में लॉ भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी सोची समझी गलती है और हम उसमें फंसते गए। जी जी बिल्कुल। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, या किसी वेबसाइट या किसी भी पेज को सब्सक्राइब करते हैं, या किसी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे अपना जानकारी जब आप पब्लिक करते हैं, पब्लिक डोमेन में उसको डालते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि शुरू में जब आप उस वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं या ऐप पे रजिस्टर करते हो, तो उसमें शुरू में आपसे वो कुछ परमिशंस ले लेते हैं, आप उन्हें कभी पढ़ते नहीं हैं। आप उन्हें क्या जानकारी दे रहे हैं ये हम कभी नहीं पढ़ते, और बड़ी ही बेतकल्लुफी से उसको एक्सेस दे देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। और उसमें हम ये भी दे देते हैं कि हमारी जितनी भी जानकारी हम मतलब पब्लिक कर रहे हैं, या उस ऐप पे या वेबसाइट पे या सोशल मीडिया साइट पे डाल रहे हैं, वो उनके पास रखने का और हर तरीके से इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। एक लाइन जो मुझे अभी आपकी बात सुन के याद आई, जनरली वो जब अप्रूवल मांगते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि आपकी डिवाइस में जो आपके फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या रिकॉर्डिंग्स जो हैं, उसमें भी वो एक्सेस करने की अथॉरिटी आपसे ले लेते हैं। आपके मोबाइल से जितने भी फ़ोटो वीडियोस होते हैं, कई बार वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके कैमरे को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपका डेली एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आप कब सोते उठते बैठते खाते हो वो भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उनको पहले से ही पता होता है कि इस समय आप क्या सोच रहे हो। जी जी, हम कंपनी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन है एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जिसके अगेंस्ट में कुछ केस लॉज और स्टैंडर्ड जजमेंट्स भी हमारे पास आए हैं, जिसके आधार पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे, और विस्तार से आपको हमारी गेस्ट एक्सपर्ट बताएंगी कि जो टेलीविज़न सेट्स हैं और जो हैंड सेट्स हैं उनके ज़रिए क्या कुछ हो चुका था। जी जी, बताइए। मैं बताना चाहूँगी कि आपको इंटरप्ट करूँगी ज्योति, एक फ़ोन कॉल हम ले लें। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ टेलीफोन के माध्यम से महक जुड़ रही है। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते, सवाल पूछिए मैम। हेलो, हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई डिजिटल प्रॉब्लम आती तो उससे संबंधित सीधे पुलिस थाने में कंप्लेंट की जाती है? जी मैडम, बिल्कुल आप पुलिस थाने जा सकते हो। आईटी थाना होता है, स्पेशल साइबर थाना है। अगर आप भोपाल से हैं तो भदभदा में है वो थाना, आप डायरेक्ट वहां जा सकती हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं मैडम। हेलो जी, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। और महक जी, अगर आप हमारा कार्यक्रम लगातार देख रही हैं तो इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा भी की थी, और आगे भी हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए, हम आपको और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। इस फ़ोन कॉल के पहले जो हम चर्चा कर रहे थे
ये बताएं कि जी, जी, जो वर्डिक्ट्स आए हैं जी, जी। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की डिवाइसेस जी, जी। का जो जी, जी। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बिल्कुल। मैं रहा है बताना हमारे चाहूँगी कि एक देशवासियों का। बहुत ही बहुचर्चित कंपनी है जी। और उसके डिवाइसेस और उसकी जितने भी मोबाइल्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में। और ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और बहुत सारे देशों में इसका सामान बिकता है। जी। और उनका एक टेलीविज़न सेट एक कपल ने अपने बेडरूम में लगाया हुआ था और ऐसा उस टेलीविज़न सेट में एक कैमरा लगा हुआ था। तो कैमरे से उन्होंने क्या डेटा, क्योंकि जब टेलीविज़न सेट उन्होंने इंस्टॉल किया और वो स्मार्ट टीवी था, तो उसको उन्होंने एक्सेस दे दिया कि वो कैमरा चाहे तो उनके सभी तरह के वीडियोस ऑडियोज रिकॉर्ड कर सकता है। और वो कपल ने अपने बेडरूम में लगवा रखा था और उसमें कुछ ऐसा डेटा उनका लीक हो गया और बाद में उन्होंने पाया कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं जिस पे वो अपना डेटा कभी भी रिलीज़ नहीं करना चाहते थे, पर्सनल डेटा था उनका, तो वो उन्होंने पाया कि वो उन साइट्स पे पड़ा हुआ था। तो ये इस हद तक चले जाते हैं कि अगर आपका डेटा जो है वो एक बार उन्होंने सिक्योर कर लिया, परमिशन तो आपने दी ही हुई है कि कैसे भी आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, ऐसा आपने परमिशन दी हुई है, तो वो उस डेटा को उन्होंने उस तरीके से बेच दिया और उससे डेटा से भी पैसे कमा लिए। जी जी जी। तो ये उसका बहुत मैम ख़राब परिणाम था और उन्होंने कंप्लेन किया, केस किया, तब उस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का ये बात सामने आई कि वो ऐसा भी करते हैं। और हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है भारत सरकार, उसने एक्शन भी लिया और बहुत बड़ा कदम उठाया उन्होंने। और उस कंपनी को बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी गई कि आगे से अगर ऐसा कुछ पाया गया तो आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा। जी, तो ये तो मैंने मैम खुद पढ़ा हुआ है ये केस। जी जी। हम भी चाहेंगे कि आप इसके बारे में ज़रूर जानकारी हासिल करें। इसका एक सॉल्यूशन है, आप भी विस्तार से बताइएगा। क्या होता है कि जब वो परमिशन लेते हैं तो ये ऐसे पूछते हैं आस्क एवरी टाइम यू गिव एक्सेस टू, तो ये बेहतर ऑप्शन होगा जब भी आप एक्सेस देने के लिए परमिशंस देते हैं कि एवरी सिंगल टाइम वो आपसे पूछेगा और तब आप उसे ओके करें। अदरवाइज़ अगर आप उसे फॉर एवर के लिए अगर अप्रूवल दे देंगे कोई भी डिवाइस को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करने का, तो इससे बहुत सी प्राइवेसी जो है वो भंग होती है। जी जी। इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे जी। कि स्मार्ट वॉच जो होती है वो भी हमारी टेलीफोन डिवाइस और अलग अलग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट जी, जी। करके हानिकारक और घातक परिणाम देती है, लेकिन स्मार्ट वॉचेस के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं मैम, अगर आप बिल्कुल। साझा करें। मैं बताना चाहूँगी कि विदेश में एक बुजुर्ग थे, वो डेली एक बहुत ही बहुचर्चित कंपनी है, उसके स्मार्ट वॉचेस बहुत ही एडवांस्ड होते हैं जी। तो उन्होंने उस मशीन में, उस स्मार्ट वॉच में ऐसा सिस्टम था कि वो आपकी डेली हार्ट बीट मॉनिटर करते थे जी। और कंपनी में डेटा वो सिक्योर सेव होता जाता था। और कंपनी को ऐसा मतलब स्मार्ट वॉच ने ऐसा आपके जो डेली मॉनिटरिंग डिवाइस होता है उसको ऐसा लगा कि आपकी हार्ट रेट जो है उस पर्टिकुलर पर्सन की, वो बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनकी हार्ट बीट थोड़ी सी एबनॉर्मल थी। जी, एबनॉर्मल थी जी। तो उसने उनके पर्सनल डॉक्टर को डायरेक्ट वॉच से ही कॉल कर दिया, ऑटोमेटिक कॉल कर दिया और वो घर आ गए और इस वजह से उस आदमी की जान बच गई। बाद में पता चला कि उस पर्सन जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको साइलेंट हार्ट अटैक आया हुआ था। तो ये बहुत बड़ी मैम ब्लेसिंग भी है हमारे लिए, लेकिन उतना ही ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आप इसको केयरफुली यूज़ ना करें तो ये मैम बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट भी लेके आ सकता है। जी जी जी। ये तो ये बात बेशक किसी के भी लिए आसान है समझना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जान भी बचा सकती है और जान ले भी सकती है, जैसे कि ज्योति प्रिया जी ने बताया भी। जी जी जी। कि वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो पर्टिकुलर व्यक्ति के डॉक्टर को बिना उसे इन्फॉर्म किए कॉल भी कर दिया और उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया था, इसके बारे में उस डिवाइस ने ही जानकारी दी। लेकिन वही डिवाइस एडवर्स भी हो सकती थी अगर किसी ऐसे व्यक्ति तक वो इन्फॉर्मेशन चली जाती जो वहाँ नहीं जानी चाहिए थी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी डिवाइस को अपने कंट्रोल में रखें। इसी के साथ में मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सवाल से पहले हमारे पास एक फ़ोन कॉल है, हमारे साथ मुकेश जी जुड़ रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से। हेलो। हाँ मैडम, स्वागत है। साइबर क्राइम और फोरेंसिक जो है जी, इससे मतलब क्या, मतलब डिजिटल फोरेंसिक जो है इसका क्या मतलब होता है ये जान। जी जी जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी मुकेश जी, जो साइबर अपराध होने के बाद जो इसकी जांच की प्रक्रिया है
वो डिजिटल फोरेंसिक्स के माध्यम से की जाती है। आपका डिवाइस सीज करके ये कंपनी पूरा जांच पड़ताल करेगी कि ये जो अपराध आपके साथ हुआ है वो किस तरीके से और कैसे हो पाया। आपने क्या परमिशन दे रखी थी, क्या आपके साइड से गलती थी, क्या उन्होंने ऐसा गलत किया कि आपके डिवाइस से या तो पैसे कट गए या आपका डेटा थेफ्ट हो गया या आपको उनको ऐसा एक्सेस मिल गया कि वो आपके साथ गलत कर दें। आपके साथ जो गलत हुआ वो हुआ कैसे, वो कंपनीज होती हैं, एक्सपर्ट्स की टीम होती है, वो पता कैसे करेगी। तो उसका पूरा डिजिटल, जैसे कहते हैं, चीर फाड़ कर देना, पोस्टमार्टम कर देना, तो वो है डिजिटल फॉरेंसिक्स। जी 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 मुकेश जी, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो साइबर ऑफेंस के बारे में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ऑफेंडर तक पहुंचने की, उस तरीके को कहते हैं प्रक्रिया को। जी, डिजिटल फॉरेंसिक्स। जी मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का क्या ऐसा कोई सेटअप है विशेष रूप से जहाँ पे ये प्रक्रिया अपनाई जाती है ऑफेंडर्स तक पहुँचने के लिए? बिल्कुल मैम, मध्य प्रदेश सरकार जो है एक स्पेशल टीम उनकी है और साइबर थाना में एक स्पेशल टीम रखी गई है जो इस काम को करते हैं। और वो जो बहुत ही क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं, ऐसे ही एक जनरल पर्सन को नहीं बैठाते हैं, वो जो वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट है जिसके पास सर्टिफिकेशन है प्रॉपर, और किसी भी प्रॉपर संस्था से, निजी संस्था या प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्था से आप वो सर्टिफिकेशन कोर्स आप लोग भी कर सकते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक्सपर्ट की भूमिका में वो बैठते हैं और उसकी पूरी जांच करते हैं। उनके पास प्रॉपर मशीन्स होती हैं जिसकी वो जांच करते हैं, स्वीज करके उसको पूरा उसका जो डेटा है उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट की एक कॉपी थाने वाले अपने पास रखते हैं, एक कॉपी थाने में देते हैं, और केस के माध्यम से जब केस रजिस्टर हो जाता है तब उसकी एक कॉपी आप भी चाहो तो ले सकते हो कोर्ट के माध्यम से। जी जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कई ऐसे भी हैं जो इस विषय पर अपनी पढ़ाई को प्रोसीड करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। ये जो स्पेसिफिक कॉलेज है, जी जी, ये कहाँ पर है मैम? क्या ये इंदौर भोपाल की तरफ? इंदौर भोपाल रोड पे मैम एक कॉलेज है स्पेशल, इसके लिए खोला गया है। डिजिटल फोरेंसिक्स की वहाँ पे पढ़ाई होती है और अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ है और केंद्रीय मंत्री आए थे इसको इनॉग्रेशन करने और वहाँ पे उसकी पढ़ाई होती है। हमारे जितने भी एस्पायरिंग व्यूअर्स हैं वो ज़रूर इस विषय पर ध्यान देंगे और हम चाहेंगे कि आप वहाँ से ज़रूर इसकी जानकारी हासिल करें, क्योंकि ये कोर्स ना सिर्फ आपके लिए बल्कि प्रोफेशनली भी और इसके साथ साथ सोशली भी जो भी कोई डिजिटल एक्सेस रखता है आज के डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में, आप सभी के लिए ये बहुत अहम है जानना। तो आप ये कोर्सेज वहाँ कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जिस तरह आपने बताया कि मध्य प्रदेश में एक टीम है प्रोफेशनल्स की जो इस विषय पर कार्यरत है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है MPCERT। जी जी, ये एजेंसी का विशेष रूप से क्या काम होता है मैम? और ये जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, ये 3-4 स्टेजेस पे काम करती है। बिल्कुल। जो कि लीगल, रेगुलेटरी, कंप्लायंस इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी, कल्चर और बिजनेस डेवलपमेंट पे काम करती है। जी जी, इसके बारे में अगर आप संक्षेप में बताएं। मैम, सबसे पहले तो MP गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क बना रखा है कि वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। जी, वो हमेशा नज़र रखती है, जैसे आप अपने मोबाइल से, उनको पता होता है कि आप अपने मोबाइल से सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हो जी, और किस एज ग्रुप का, जो किस उम्र का बच्चा है वो क्या सर्च कर रहा है। जी जी जी, उनके पास ये पूरा डेटा रिकॉर्डेड होता है और अगर कोई भी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी वो पाते हैं तो उस पर उनका हमेशा नज़र होती है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे, जैसे एक कोई गेम अभी ऑनलाइन चला था जिसमें बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे थे जी, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चला कि ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है? क्योंकि उनके पास हमेशा एक फ्रेमवर्क होता है मैडम, एक बेस लेवल पे एक फ्रेमवर्क काम करता है उनका, और वो फ्रेमवर्क के ऊपर फिर उनके पास रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो पूरे डेटा को रेगुलेट कर सकती हैं जी। जैसे बच्चों बहुत ज़्यादा कोई बाहर की कोई कंपनी थी, वो उनका एक गेम था, जब बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे थे तो गवर्नमेंट ने उनको, हर प्रदेश की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कंप्लेन की कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो इस गेम के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो फिर मतलब राज्य सरकारों ने और प्रदेश सरकारों ने और केंद्रीय सरकार ने मिलकर एक एक्शन लिया कि उस गेम को परमानेंटली बैन कर दिया गया हमारे कंट्री में। आपको इंटरप्ट करूंगी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम एक फ़ोन कॉल ले लें। हमारे साथ कटनी से सौरभ जी जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
हाँ बोलिए। जी नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। अरे मैडम, हम दिल्ली पुलिस का भरे थे फार्म, जी 100 रुपया कट गया था, जी। लेकिन वहाँ वहाँ रेडी हमको दिखा रहा, मतलब भरा हुआ नहीं है, जी है ना? जी 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 फिर उसके लिए क्या करें? कोई मतलब ऐसा स्कीम हो जिसकी जानकारी ले लें, जी 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 मैं है आपको ना? बताना चाहूँगी मेरे दोस्त कि ये आप जैसे अगर आप उसका एक प्रिंट आउट ले लें, करंट स्टेज पे भी आप चाहें तो साइबर जितने भी साइबर कैफ़े होते हैं, साइबर कैफ़े में जाके आप तुरंत उसका उसी स्टेज में प्रिंट आउट ले लें और उसके बाद जाके वेबसाइट पे एक प्रिंट आउट को एक ईमेल अटैच करके उनको उनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट मी करके एक ईमेल आईडी होती है और उनको बताएं कि ये मेरे आईडी से पैसा कट गया है, मेरे फ़ोन से पैसा कट गया है, लेकिन वहाँ पे जनरेट भी नहीं हो रहा है, मैं दोबारा से रजिस्टर भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो ज़रूर एक्शन लेते हैं ऐसे केस में और मैंने बहुत सारे दोस्तों की ऐसे केस में मदद की है और बाकायदा एक्शन होता है सर। जी जी। और वो बैंक में भी कांटेक्ट कर सकते जी हैं जी, जहाँ से बैंक में भी ट्रांजैक्शन- आप कांटेक्ट कर सकते हो कि ये जो पैसे हैं मेरे अकाउंट से कट गए हैं लेकिन वहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो दोनों जगह आप उसकी एक कॉपी ईमेल कर दीजिए अगर अटैच कर सकते हैं, और अगर खुद जा सकते हैं तो खुद जाके एक कॉपी सबमिट कर दीजिए। जी जी। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर सौरभ जी। इसी के बाद हम आपसे फिर से वही बातचीत पर लौटना चाहेंगे जी, जो जी, आप जी। हमें बता रहे थे कि एक सेटअप होता है, जी, जी, बेसलाइन सेटअप, बिल्कुल। जिसके ज़रिए गवर्नमेंट इस बात को ऑब्जर्व करती रहती है जी। कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो सिटीजन्स हैं वो किस तरह का किस डेटा तरह का ऑनलाइन डेटा सर्च करते हैं। सर्च करते हैं, जी। क्या कर रहे हैं, जी। किस चीज़ पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर वो कंस्ट्रक्टिव डेटा नहीं है, डिस्ट्रक्टिव डेटा है, तो उन्हें पता कैसे चलेगा? जी। तो वो उस चीज़ को पूरा मॉनिटर भी करते हैं और उस चीज़ का, क्योंकि हमारे सबके हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन है और उसमें नेटवर्क आ रहे हैं, तो मतलब एमपी गवर्नमेंट ने या जो प्रादेशिक आपकी भी सरकार है मेरे दोस्तों, उसमें टावर ज़रूर उन्होंने सेट कर रखे होंगे और वो जो टावर होते हैं वो हर चीज़ आपकी मॉनिटर भी करती है और आपको एक्सेस भी प्रोवाइड करती है। जी जी। तो उसको वो रेगुलेट भी करते हैं। अगर उनको लगता है कि किसी भी चीज़ का अगर मिसयूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो उसको परमानेंटली या तो बैन कर देते हैं या तो एक्सेस आपका ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ से। तो रहेगा ऑनलाइन लेकिन आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद मतलब जैसे भी कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है, आपकी वेबसाइट जो है करप्ट हो गई है, मैलवेयर इंस्टॉल हो गया है। Malware install जी हो जी गया है। बिल्कुल। अगर आप जैसे कोई बिजनेस चला रहे हैं, ऑनलाइन आपका बिजनेस चलता है, ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस आजकल बड़ा जी, जी, जी। पॉपुलर है। जी जी जी। जी, तो आप जैसे कोई वेबसाइट बना के आप सेल करते हो ऑनलाइन कोई भी सामान, उन्होंने ऐसा पाया कि ये जो सामान आप सेल कर रहे हो ये किसी तरह का फ्रॉड है, स्कैम है, और ब्लैंकेट बिजनेस है ये आपका। जी, ब्लैंकेट बिजनेस यानी ऊपर आप कुछ और दिखा रहे हो, अंदर आप कुछ और ही कर रहे हो। ओह, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। तो ऐसे केस में भी मैडम कि वो क्या करते हैं, वो तुरंत उस चीज़ को पकड़ लेते हैं जी। और जितना भी आपका ट्रांजैक्शन है हर एक चीज़ वो बारीकी से मॉनिटर करते हैं और आइडेंटिफाई कर लेंगे, और किसी एक ट्रांजैक्शन पे फिर वो आपको नोटिस भेजना शुरू कर देंगे कि हमको पता चल गया है कि आप क्या कर रहे हो, और फिर आपको बाकायदा वो खुद ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके आपको एफआईआर दर्ज करके और आपको नोटिस भेज के डायरेक्ट कोर्ट में बुलाते हैं वो। जी 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 जी। और वो एमपी गवर्नमेंट के खिलाफ वो ऑफेंस रजिस्टर करते हैं कि आपने एमपी गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड ओके, किया तो आप प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है जानना। अपनी एक्टिविटीज़ को आप जो है नज़र रखिए कि आप सही दिशा में ही अपने जी, कदम जी। बढ़ाएं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे फॉरेंसिक आज के विषय में जुड़ा हुआ जी, जी। टर्म है, और फॉरेंसिक्स जनरली ऐसा आता है कि ये एक पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड का टर्म मेडिकल फील्ड का टर्म जी, जी। है, लेकिन ये डिजिटल फॉरेंसिक्स जो है ये एक नया विषय है। नया विषय है। जी और मैम, बिल्कुल। क्योंकि हम सभी वी आर कमिंग अक्रॉस दिस ऑल एवरी डे, जी 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 और ये एक लर्निंग है, एवरीडे लर्निंग है। हो सकता है कि आपसे चर्चा करने के तुरंत बाद मुझे कुछ नया सीखने मिल जाए और मैं आपसे कहूँ कि मैडम आपने जैसा कहा था मैं उससे बस अभी अभी बची हूँ। जी जी तो जी। इट इज़ अ लर्निंग, कांस्टेंट लर्निंग। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप किया है क्या, उसी के साथ साथ सिटीजन्स भी अपनी किसी डेटा का फॉरेंसिक रिसर्च करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दोस्तों को मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनीज़ भी होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मैंने देखा है जो मोस्टली जो एमपी साइबर थाना है, जो भोपाल में मैंने देखा है कि वो सेलब्राइट कंपनी की रिपोर्ट्स लगाते हैं। सेलब्राइट एक ऐसी कंपनी है
जो वैश्विक स्तर पर काम करती है, और ये डिजिटल फॉरेंसिक्स की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना के आपको ईमेल के माध्यम से सेंड करते हैं। आप अपना डिवाइस सीज करके इनको पर्सनली भी भिजवा सकते हैं। और इस तरीके से जो एमपी गवर्नमेंट ने, क्योंकि इस कंपनी के साथ टाई अप सॉर्ट कर रखा है, मैंने देखा है मोस्टली केसेस में इन्हीं को बुलाते हैं, जी। इन्हीं कंपनी को नोटिस भेजते हैं, और इनके एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उनके थाने में भी कई बार आते हैं। जी। और आप चाहो तो उनको पर्सनली भी अप्रोच कर सकते हो कंपनी को, और डिवाइस भेज के उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हो। तो इस तरीके से मैडम एमपी गवर्नमेंट ने, या आपकी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जो बिजनेस डेवलपमेंट है और जो आपका प्राइवेट डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपना के जी जी ये पूरे जितना भी कहते हैं आईटी वर्ल्ड को थोड़ा सेफ कारगर बनाने के लिए, सेफ और कारगर बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। और जितना भी मतलब हर दिन नए एडवांसमेंट भी हो रहे हैं इसमें, और बिजनेस भी जो है वो और सेफ होता जा रहा है। जी 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 ये पहले से बेहतर भी होता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ सतर्क रहना हर रोज़ ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो इनिशियल स्टेज पे जिसकी परमिशंस आप देते हैं, कीप अ क्लोज चेक ऑन इट कि आप किस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि परमिशन तो वो एक बार लेते हैं, लेकिन डेटा आपका रोज़ बदलता है, रोज़ अपडेट होता है, और जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, और इनिशियली वो आपकी परमिशन के बल पर हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और जैसा कि ज्योति प्रिया जी ने बताया कि उस डेटा को फिर वो सर्कुलेट करने की अथॉरिटी उन तक पहुंच जाती है। यूज़ करना, मिसयूज़ करना, ये कम्प्लीटली उनकी चॉइस हो जाती है, और फिर आप उसको लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं। मैम क्या होता है कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि आप सिर्फ आरबीआई से अप्रूव्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिर्फ उन्हीं को लोन के लिए अप्रोच करें, लेकिन कुछ ऐसे भी अनफॉर्चुनेटली आरबीआई से अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां से आप लोन लेते हैं। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमने देखा है हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं, ऑनलाइन लोन ले लेते हैं और उसका लोग पेमेंट भी कर देते हैं वापस, जो लोन वो लेते हैं उसे चुका भी देते हैं, लेकिन पलट पलट के फ़ोन्स और ईमेल्स आते रहते हैं, आपका इतना अमाउंट अभी भी ड्यू है, आपका इतना अभी भी ड्यू है, इतना आपको अभी भी देना ड्यू है, दबाव बनाते हैं। तो ऐसे में ना एक तरह का प्रेशर होता है, व्यक्ति को लगता है कि वो कहाँ जाए, किसे कंप्लेंट करे। तो ये कंप्लेंट उसे थाने में करना चाहिए या ये कंप्लेंट उसे साइबर वाले थाने में करना चाहिए? उसको कंप्लेंट करने से पहले एक स्टेज और है जो मैं बताऊंगी कि मेरे जो जितने भी दोस्त इस मतलब प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ज़रूर ध्यान रखें कि आप किसी को भी कोई पेमेंट करते हैं तो उसकी रिसीविंग ज़रूर लें। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन रिसीट आती है, तुरंत आपको बताता है कि ट्रांजैक्शन जो आपका ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया। तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने फ़ोन में सेव कर लें, ईमेल आईडी पे सेव कर दें, और एक पर्टिकुलर फोल्डर बना लें कि मैंने जब किश्त दी है, अगर आपने कोई बाइक उठाने के लिए या टीवी लेने के लिए ऑनलाइन आपने एक लोन ले रखा था, ईएमआईज आजकल लोग ईएमआई कल्चर आ गया है। ईएमआई कल्चर। तो ईएमआई में मैम आपको हर पेमेंट का एक ट्रांजैक्शन रिसीट आता है। वो रिसीट का आप ज़रूर से मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट लेकर रखें, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके पास भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि सर मुझे इतने पैसे पेमेंट करने थे, मैं इतने कर चुका हूँ, मेरे पास ट्रांजैक्शन रिसीट है। आप कंपनी के माध्यम से चेक करवा लीजिए, ये मेरे अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन कटा है और इन तक पहुँच गया है, उसके बाद भी ये मुझे कॉल कर रहे हैं, तब आप जाके साइबर थाने में मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं। इस बात के लिए ये बहुत ही बारीक सी बात है, बीइंग एजुकेटेड ये आपको करना चाहिए। दिस इज़ द लीस्ट रिक्वायर्ड थिंग कि आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसकी रसीदें अपने पास जरूर रखें। सतर्क रहें, सावधान रहें, यही एक लौता रास्ता है। जी जी, इसके बाद फिर वो उन्हें साइबर वाला जो थाना होता है वहाँ पे जाकर उन्हें कंप्लेंट इनिशिएट करना चाहिए। उसके बाद वो सारी रसीदों की एक प्रिंट आउट कर लें, और प्रिंट आउट के माध्यम से फिर वो एक कॉपी उसके साथ लेके एक लिखित में ज्ञापन उनको दे दें, लिखित एप्लीकेशन दे दें। रिटर्न एप्लीकेशन जब आप देते हो उसमें मेंशन करें ट्रांजैक्शन आईडीज़ को, और ट्रांजैक्शन आईडी बिल्कुल डेट टू डेट एक लिस्ट बना के उसमें मेंशन करें कि ये सारे ट्रांजैक्शन मैंने कर दिए हैं, सारा पैसा मैं चुका चुकी हूँ या चुका हूँ, और उसके बाद वो पैसे उसके बाद भी मुझसे मांगे जा रहे हैं, और ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। जी जी, क्योंकि वो दबाव बनाने वाली जो लैंग्वेज होती है, ब्लैकलिस्ट कर देने की, और ये सारी चीज़ें हर किसी को परेशान करती हैं। इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या एक ऐसा भी तरीका होता है, क्योंकि वो आरबीआई से
आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए अकॉर्डिंग अगर चलने की जी, बात जी, करें जी, जी। तो क्या वो बैंक लोकपाल में भी जा सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी आप जा सकते हो, जिसको आप बैंकिंग लोकपाल भी कहते हैं, और आप आरबीआई में भी एक कंप्लेंट रेज कर सकते हो। आरबीआई की खुद की वेबसाइट है, उसमें आरबीआई का ग्रीवियंस सेल होता है, उसमें आप अपने ट्रांजैक्शन रिसीट का एक वो स्क्रीनशॉट जो है उसको भी अटैच करिए साथ में, और एक लेटर बनाइए और उसमें मेंशन करिए कि सर मैंने सारा पेमेंट कर दिया है। उसके बाद भी एक पर्टिकुलर जो बैंक है या कंपनी है या स्मॉल फाइनेंस कंपनीज भी होती हैं आजकल, तो वो मेरे साथ रेगुलरली मुझसे पैसे डिमांड कर रही हैं और मुझे थ्रेटन कर रही हैं, जी, तो उनका लाइसेंस भी आप कैंसिल लाइसेंस भी कैंसिल कराने की प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके अलावा आप बैंकिंग ओम्बड्समैन भी जाइए। बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से आप तुरंत शिकायतों का निर्वाण, मतलब आपको विद इन अ वीक और मतलब विद इन अ मंथ आपको तुरंत वो चीज़ रिलीफ मिल जाएगा। जी जी, इसके लिए सबसे पहले आप जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है, भले ही वो छोटा बैंक हो या बड़ा बैंक हो, ऑनलाइन बैंक हो, या आप एक्चुअली किसी बैंक में स्टेप इन करके और वहाँ के मैनेजर से आपने लोन से जी, जी, संबंधित जी, बात बिल्कुल। की हो, जी, जी। सबसे पहले आप उस मैनेजर को ये ज़रूर बताइए कि आप सारे पेमेंट्स कर चुके हैं। उसकी रिसीविंग को लेकर आप बैंक लोकपाल के पास जाइए। बैंक लोकपाल के पास जब आप जाएंगे तो विद इन 30 डेज़ उनको इसका निराकरण करना होगा। अगर उन्होंने इसका निराकरण नहीं किया तो फिर उसके बाद आपका जुडिशियल प्रोसेस का रास्ता खुल जाता है, और फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने उनको प्रॉपर समय नहीं दिया या आपने उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं दी। लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको आपके ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स अपने पास रखने होंगे, ऑनलाइन भी और मैन्युअली भी। मैम क्या होता है कई बार जी, जी, कि सोशल मीडिया आजकल क्रेज़ है, यंगस्टर्स जी। में तो विशेषकर है। नहीं आजकल मैम एडल्ट्स में भी है। जी, एडल्ट्स में भी है, लेकिन एडल्ट्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं जी, तुलनात्मक रूप से। जी, जी, कई जी। बार नहीं भी होते। जी, जी, आपका बिल्कुल। कहना भी सही है। तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से चीज़ों को लेकर कई बार अकाउंट हैक हो जाता है, कई बार डिटेल्स कहीं के कहीं चले जाते हैं, तो ये किस तरह से डील होता है? विशेषकर आपसे मैं जानना चाहूँगी मध्य प्रदेश में भोपाल को लेकर जो है, कहाँ पर इन मैटर्स का रिजोल्यूशन दिया जाता है? ये सबसे पहले तो ऐसे केसेस में अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका डेटा जो है चुरा लिया गया है, या आपकी कोई फोटो है उसको चुरा के या मॉर्फ करके उसको कुछ और फोटोग्राफ बना के और फिर उसके बाद पब्लिश किया जा रहा है, या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि आपका कोई ऐसा डेटा है जो आपने नहीं पब्लिक डोमेन में डाला हुआ था और वो पब्लिक डोमेन में शो हो रहा है बिना आपके अथॉरिटी के, या आपके अकाउंट से आपने देखा कि बहुत सारे लोग आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपकी आईडी से हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। ये भी आजकल बहुत ऐसा भी होता है जी, ऐसा भी होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लोगों को पर्सनल मैसेजेस जाते हैं कि मुझे पैसे की ऐसा बहुत मुझे ज़रूरत आया, है, मुझे आया और मेरे घर में बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और इतने 50,000 चाहिए या 1 लाख रुपीस मुझे चाहिए। आपको लगता है ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा बहुत खास दोस्त है, इसको मैं पैसे की ज़रूरत है और इसको ये मेरे ट्रीटमेंट की स्कूल का ज़रूरत फ्रेंड है, जी जी, इसकी हेल्प स्कूल करना का, कॉलेज का फ्रेंड है, हाँ। मेरा नेबर है। हम सोचते हैं जाके पूछेंगे उसे ऑड लगेगा, तो हम लोग डाल देते हैं पैसे, और ये भी एक तरह का स्कैम है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है, इस कैटेगरी में फॉल करता है आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है, तो मेरे दोस्त आप कंपनी को तुरंत एक ईमेल लिखिए और एक अपनी खुद की ईमेल आईडी जो भी आपकी रजिस्टर्ड है उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया साइट पे, आईडी के उससे साथ। जी जी बिल्कुल, आपकी जो यूज़र नेम है, पासवर्ड मत दीजिएगा, केवल यूज़र नेम दीजिए और उसके बाद बताइए कि मेरे साथ ये हुआ है। उसके कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मेरे साथ इस तरह के मैसेजेस मेरे आईडी पे सर्कुलेट हो रहे हैं या इस तरह की फ़ोटोज़ मेरे साथ सर्कुलेट हो रही हैं जी। उसके बाद आप उनको जैसे ही मैसेज करते हैं, जनरली मैंने जो देखा है कि वो विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स तुरंत रिप्लाई करते हैं। उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम होती है, बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जी, जी, जी। और उनकी बहुत जो एस्टैब्लिश टीम होती है वो तुरंत रिप्लाई करते हैं आपको विद इन 48 आवर्स या 1 वीक। मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत दूर जाएं तो 1 वीक के अंदर वो रिप्लाई कर देते हैं, मेटिकुलसली, बहुत जी। बारीकी से वो बहुत आपकी बारीकी से वो डिटेल्स को पूरा चेक जांच करके और आपको पूरी जांच करके एक रिपोर्ट भेजते हैं कि आपकी आईडी से इनको मैसेज भी गया है, वो सब कुछ आपको भेजते हैं। वो पूरी रिपोर्ट का आप प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट निकालने के बाद अगेन आपको जाना है साइबर थाना साइबर थाने में कंप्लेंट रजिस्टर ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन के चलते बैंक अकाउंट्स, स्मार्ट वॉच, ऑनलाइन पेमेंट्स, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेम्स,
हर तरह से हम लोग इनफैक्ट स्मार्ट टेलीविज़न के ज़रिए भी हम हर तरह से डिजिटलाइजेशन में ही जी रहे हैं। आपको इन सब बातों के लिए सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ हर स्टेप को सोच समझ के ही आगे बढ़ाइए। हम आपसे ज्योति प्रिया जी जानना चाहेंगे, आज के विषय से संबंधित कोई आप एक सेंटेंस में कोई मैसेज कहना चाहें। मैं कहना चाहूँगी मेरे सभी दोस्तों को कि डिजिटल दुनिया जितनी फैसिनेशन से भरपूर है, हाँ, उतनी खतरनाक भी तो है। आप जब इसमें आगे कदम बढ़ाएं तो एक कदम हमेशा जो पावर है डेटा शेयर करने की या ना शेयर करने की पावर जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। जी, जी। इसका कंट्रोल हमारे पास होने चाहिए कि क्या हम नहीं देना चाहते। कंट्रोल हमारे पास रहना बहुत जी, जी। ज़रूरी है, और इसी नोट पर हम आपसे आज्ञा लेते हैं। जी। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त Thank निकाला you, और madam. हमारे कार्यक्रम में Thank शामिल you. हुए। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। इजाज़त दीजिए मेघा तिवारी को हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार।